कहते हैं ना, ज्यादा लाड प्यार का नतीजा खराब ही होता है, जैसा कि आज की हमारी कहानी में हुआ है। अग्रवाल जी की एक ही बेटी थी जिसका नाम था रिंकी। रिंकी अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन रिंकी को दिल्ली की गर्मी से सख्त नफरत थी। उसका बस चलता तो वो साल के 12 महीने दिल्ली में सर्दी पड़वा देती लेकिन मौसम पर तो किसी का जोर नहीं चलता। इसीलिए जब गर्मियां पूरे पीक पर थी, उसी समय वो अपने दोस्तों के साथ हिमाचल जाने का प्रोग्राम बनाती है। मुझे तो यहाँ पहाड़ों में आकर मज़ा ही आ गया। ऐसी जगह मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। अरे यार, धरती का स्वर्ग है ये। तो बिल्कुल सही कह रही है। एक वो जगह है जहां हम रहते हैं, दिल्ली। पोल्यूशन के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। बारिश होती है तो ऐसी कि आदमी का मुंह काला हो जाए। और एक ये जगह है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का मौसम, ये गिरती हुई बर्फ, और मैं तुझे क्या क्या बताऊँ। ये सब देख के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं शादी करूँगी तो बस पहाड़ों में करूँगी। मेरा ससुराल तो पहाड़ों में ही होना चाहिए। बस एक बार पहाड़ों में मेरी शादी हो जाए, फिर तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तू ही सोच यार, 4 दिन के लिए छुट्टी मनाने आते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है। अगर पूरी लाइफ टाइम के लिए यहाँ रहने को मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बिल्कुल सही कह रही रिंकी, कसम से अगर यहाँ रहने को मिल जाए तो बिल्कुल ही लाइफ सेट हो जाएगी यार। मैंने तो अब फैसला ही कर लिया है कि मैं यहाँ से घर जाती ही अपनी माँ को बता दूंगी कि मेरे लिए अगर कोई रिश्ता देखना है तो ऐसा हो जो पहाड़ों में हो, नहीं तो किसी और से मैं शादी ही नहीं करने वाली। वैसे भी मम्मी का कांटा बार बार शादी 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 पर अटक जाता है। तुम देखना, जैसे ही मैं मम्मी को शादी के लिए यहाँ करूँगी ना, मम्मी लड़कों की लाइन लगा देगी। रिंकी जब शिमला से वापस आती है तो अपनी माँ को वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताती है। माँ, जब से मैं पहाड़ों से वापस आई हूँ ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है मेरा मन वहीं रह गया है। माँ, आप भी एक बार पहाड़ों में घूमने जाओगी ना तो आपका भी वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब मैं शादी करूँगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करूँगी। अरे तू पागल हो गई है क्या बेटा? आई बड़ी शादी करूँगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करूँगी। तुझे पता भी है 2-4 दिन को कहीं घूमने जाना और पूरा जीवन वहाँ बिताना, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है बेटा। ज़िंदगी के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, और शादी ब्याह जैसा ज़रूरी फैसला तो और भी ज़्यादा सावधानी से लेना चाहिए। जो तू पहाड़ों में शादी करने के लिए कह रही है ना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज, सब कुछ हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। और वहाँ का जीवन इतना आसान नहीं होता जितना तू समझ रही है। छोटे से छोटा सामान लेने के लिए भी वहाँ के लोगों को मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब अगर आप चाहती हो कि मैं शादी करूं तो वैसा ही रिश्ता ढूंढ कर लाना, नहीं तो मुझसे शादी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पागल लड़की को मैं कैसे समझाऊं? शाम को रिंकी के पापा के घर आने के बाद रिंकी की माँ उसके पापा से इस बारे में बात करती है। आपकी लड़की का ना दिमाग खराब हो गया है, कहती है पहाड़ों में शादी करेगी। मैं तो समझा समझा कर थक गई, आप समझाओ उसे। अब रिंकी को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। रिंकी की माँ रिंकी को आवाज़ देकर हॉल में बुलाती है। रिंकी बेटा, ये तेरी माँ क्या कह रही है? ये कौन सी नई जिद पकड़ ली है तूने बेटा? पापा, मैंने ठीक ही कहा है। मुझे तो अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने का अधिकार है कि नहीं? हाँ, और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। मम्मी पापा के समझाने का रिंकी के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। हार कर उसके मम्मी पापा उसके लिए पहाड़ों में ही रिश्ता खोजना शुरू कर देते हैं। अगले दिन ऑफिस में, मैंने तो अपने घर पर साफ साफ कह दिया है कि मुझे तो पहाड़ों में ही ससुराल चाहिए। अरे वाह रिंकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तू पहाड़ों में शादी कर लेगी तो हम तेरे घर हर 6 महीने में चक्कर लगाते रहेंगे। आखिर हमारा होटल का खर्चा जो नहीं लगेगा, और एक सस्ती टिकाऊ ट्रिप भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर हम सब मिलकर पहाड़ों का चप्पा चप्पा घूम डालेंगे। जब रिंकी के ऑफिस में और उसके रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है कि रिंकी के मम्मी पापा उसके लिए एक पहाड़ी लड़का ढूंढ रहे हैं, रोज किसी न किसी रिश्तेदार का फ़ोन उनके पास आने लगता है। रिंकी, ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया बेटा तूने कि तू पहाड़ों पर शादी करेगी। हमारे लिए घूमने फिरने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। अरे क्या रखा है यहाँ दिल्ली में, सारी दुनिया रहने को पागल हो रही है। ताज़ी हवा, पानी तो बेटा बस पहाड़ों में ही है। ठीक है बेटा, तो कर ले शादी। शादी के बाद ना बुआ को एड्रेस भेज देना, फिर देख पूरे परिवार को लेकर आएंगे भाई हम, और खूब सेवा कराएंगे। क्यों नहीं बुआ जी, अब आपकी भतीजी पहाड़ों में रहेगी
तो घर आए मेहमान की सेवा भी तो करेगी। मैं तो साफ कह रही हूँ, सब लोग आइएगा, और खबरदार जो होटल का कमरा बुक किया तो एक आप बुआ जी और एक मेरे मम्मी पापा। आपको पता है अपने मम्मी पापा को मनाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या बताऊं। लेकिन अब फाइनली पापा मम्मी ने इस बात को मान लिया है। अरे पंडित जी, ये दिल्ली नोएडा वाले रिश्ते नहीं चलेंगे। मैंने आपको बोला था हमारे लिए आप हिमाचल उत्तराखंड से रिश्ते खोजो। मेरी बेटी की ये जिद है कि वो शादी करेगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करेगी। अरे यजमान, ये क्या नया तुर्रा पाल लिया आपने। दिल्ली में रहने वाले लोग कब से पहाड़ों में शादियां करने लगे, और मैं कोई ऑनलाइन पोर्टल से थोड़ी ना लड़का खोजता हूँ। अगर आपको पहाड़ी लड़का चाहिए तो आपको किसी ऑनलाइन पोर्टल जैसे मैट्रिमोनी या शादी.com पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहाड़ी लड़का खोजना मेरे बस का तो ना है। फोन रखने के बाद, देख रही हो ना भाग्यवान, अब तो पंडित जी ने भी हाथ खड़े कर लिए। अरे ऐसी पागलपंती में भला कौन साथ देगा। अब यही सब बात बार बार करने से फायदा थोड़ी ना है। बेटी तो आपकी है, आप पर गई है। अब जो उसकी जिद है, अगर आपने पूरी नहीं की तो शादी नहीं करेगी, आप जानते ही हो। और बेटी को सारी उम्र घर में बिठा कर तो रख नहीं सकते। पापा तुरंत ही पंडित जी की बताई हुई साइटों पर शादी के लिए रिंकी का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के थोड़े दिनों बाद रिंकी की शादी के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाता है, और उन रिश्तों में से रोहन नाम के एक लड़के के साथ रिंकी की शादी पक्की हो जाती है। शादी तय होने के बाद, देख बेटा, शादी से पहले एक बार हम लोग लड़के का घर देख लेते। इस तरह जल्दबाजी में रिश्ता पक्का करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले चलते हैं पहाड़ों में, इसका घर देख कर आते हैं, उसके बाद ये रिश्ता पक्का कर देंगे। रिंकी और उसके मम्मी पापा लड़के के घर जाते हैं। लड़के का घर देखकर वापस आते समय रास्ते में, रिंकी बेटा, लड़के का घर तो पहाड़ों में बहुत ऊपर है। वहाँ पर ना सही से लाइट आती है, और रोज़मर्रा का सामान भी आसपास नहीं दिख रहा था। क्या बात कर रहे हो पापा, आपने ध्यान से देखा नहीं कितना अच्छा मौसम था वहाँ पर। और ऊंचाई ही तो पहाड़ों की खासियत होती है। अब अच्छाइयों के बारे में सोचो ना, बुराइयां निकालेंगे तो कुछ ना कुछ बुराई तो दिखी जाएगी। एक बार फिर सोच ले बेटा, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता, और तेरा ससुराल इतना दूर है कि तुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं पापा, मैं जॉब छोड़ दूंगी। मैं रोहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों के बाद शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रिंकी की शादी रोहन के साथ हो जाती है, और वो उसके साथ रहने चली जाती है। शादी के बाद एक दिन रिंकी अपने पति रोहन से बात कर रही थी, तभी अचानक से लाइट कट जाती है। अरे रोहन, अब ये लाइट कब आएगी? मुझे ना बिना लाइट के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। हमारी सोसाइटी में तो जैसे ही पावर कट होता था, अपार्टमेंट में तुरंत जनरेटर ऑन हो जाता था। अरे अभी तो लाइट गई है और तुम अभी से घबराने लग गई। अरे मैडम, ये पहाड़ है, बाहर का मौसम ख़राब है इसलिए लाइट कट गई। इतनी ठंड में लाइट कब वापस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिंकी दिल्ली में रहने वाली लड़की, उसने तो कभी पावर कट देखा ही नहीं था। लाइट के इतने लंबे समय तक चले जाने से रिंकी बिल्कुल परेशान हो जाती है। रोहन, कितनी देर हो गई लाइट कटे हुए? लाइट कब तक आएगी भाई? लाइट के बिना पानी भी नहीं आ रहा, ऐसे कब तक अपना काम चलाएंगे हम? और यहाँ तो पानी की बहुत किल्लत है। मुझे तो लगता था कि पहाड़ों से सारी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पर तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अरे रिंकी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है यार, ये सब नॉर्मल है। और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब है कब नहीं है। एक बार लाइट जाती है तो हफ्तों भी लग जाते हैं। तुम लोग समतल ज़मीन पर रहते हो ना, तुमको ये बात कैसे समझ में आएगी। लेकिन पहाड़ों पर कोई भी काम करने में बहुत समय लगता है। लंबे समय तक लाइट के कटे रहने की वजह से उसके रूम का हीटर बंद हो गया था, जिसकी वजह से रिंकी को लगातार गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। अरे यार, इतने सारे स्वेटर पहन रखे हैं, उसके बाद भी हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। दिल्ली में तो इतनी ठंड कभी पड़ी नहीं। मुझसे ना यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर से 5 दिन से सूरज के दर्शन भी नहीं हुए। एक तो कपड़े धोने के लिए पानी नहीं, ऊपर से किसी तरह कपड़े धो भी दो तो सूखने का नाम नहीं ले रहे। बहुत इरिटेट हो गई हूँ मैं। 3-4 दिन के बाद जब मौसम थोड़ा सामान्य होता है तो लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद रिंकी राहत की सांस लेती है और अपने कमरे में जाकर हीटर चलाकर थोड़ा आराम करने लगती है कि तभी उसका फ़ोन बज उठता है। अरे गैस करके आज मैंने तुझे क्या बताने के लिए फ़ोन किया है? अरे यार बता ना, पहले अब क्यों बुझा रही है? सीधे सीधे बता क्या बात है। पहले ही ना मेरा मूड बहुत ख़राब है। आज 3 दिन बाद मेरे यहाँ लाइट आई है। तेरा मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त खबर है। मैं, मोहन और अदिति परसों हिमाचल आ रहे हैं और पहले ही बता रहे हैं तेरे घर पर ही रुकेंगे।
और तेरे हाथ का बना हुआ स्पेशल पहाड़ी खाना ही खाएंगे। अब तक तो तूने पहाड़ी खाना बनाना सीख लिया होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ ना यहाँ पर। सच में ना, मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मज़े करेंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, लोकल साइट देखेंगे। दोस्तों के आने की खबर मिलती ही रिंकी बहुत खुश हो जाती है और उनके आने की तैयारी करने लगती है। 2 दिन बाद ज्योति, अदिति और मोहन रिंकी के घर पहुंच जाते हैं। रिंकी, तेरा ससुराल तो बहुत ऊंचाई पर है। अरे यार, जितना सोचा था ना उससे कुछ ज़्यादा ही थ्रिल हो गया। ऐसी ऐसी खाई देखी है ना आज हमने कि कलेजा मुंह में आ गया और सर ऐसे घूम रहा है कि अभी मैं नीचे गिर पड़ूंगी। अरे यार, कैसे रहते हो तुम यहाँ पर? और ये घर से इतना दूर गाड़ी पार्क हो गई है। मुझे तो लगा था 5-7 कदम की दूरी पर होगा तेरा घर, लेकिन गाड़ी पार्क करने के बाद भी हम बस चलते ही जा रहे हैं। चढ़ाई करते करते मेरे तो पैरों की बैंड बच गई। ऐसा लग रहा है कि आज तो तू हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ा कर ही मानेगी। हाँ ज्योति तो बिल्कुल सही कह रही है। मेरा भी ना सर घूम रहा है, आंखों के सामने तारे से नाच रहे हैं। इसके घर पहुंचते पहुंचते ऐसी हालत हो गई है कि अब तो मेरी कहीं घूमने जाने की हिम्मत ही नहीं बची। अरे यार ज्योति, अदिति, छोड़ो इन सब बातों को। फाइनली हम रिंकी के घर पहुंच गए। अब इतनी चढ़ाई करते करते मेरी तो भूख से हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और मैंने सुना है पहाड़ों में मैगी बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसा कर, फटाफट मैगी बना ले। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। एक बार पेट में खाना जाएगा ना तो तुम सबकी सारी थकान दूर हो जाएगी। और फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है। मोहन, मैगी तो नहीं है घर में? अरे तुम लोग कुछ और खा लो ना, बताओ क्या बनाऊं? नहीं यार, हमें तो मैगी ही खानी है। मैगी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो नुक्कड़ की दुकान पर मिल जाएगी। यहाँ कोई नुक्कड़ी नहीं है, ये पहाड़ है, दिल्ली नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी तो दूर जाना होगा ना, कहीं तो मिल जाएगी। खाऊंगा तो मैं भाई मैगी। ठीक है फिर चलो। रिंकी का पति रोहन गाड़ी से ऑफिस चला गया था, इसलिए उन सबको पैदल जाना पड़ता है। रिंकी, अदिति, ज्योति और मोहन को लेकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद, रिंकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मैगी मांगकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुझे कोई मैगी नहीं खानी। चलो अब वापस चलो। रिंकी के दोस्त जो बहुत सारी एक्साइटमेंट लेकर उसके घर आए थे, उनकी सारी एक्साइटमेंट हवा हो गई थी और वो बेचारे दुम दबाकर वापस अपने शहर की ओर लौट गए थे। कितने महीने हो गए, कोई भी घूमने नहीं आया। बुआ जी से बात करती हूँ, अगर वो लोग आ जाएंगे तो कुछ दिन के लिए मेरा मन बहल ही जाएगा, वरना यहाँ अकेले 50-60 लोगों की इस गांव में मेरा तो मन ही नहीं लगता। ना यहाँ कोई अपना दोस्त है, ना रिश्तेदार, ना यहाँ का खाना मुझे समझ में आता है, ना भाषा। न जाने क्यों लाख कोशिश करने के बाद भी अपनापन महसूस ही नहीं होता। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर यहाँ बसने का डिसीजन ले लिया। अब यहाँ घर में पड़े पड़े ना तो दिन कटता है ना ही रात। रिंकी बुआ को कॉल लगाती है। अरे बुआ, आप तो यहाँ पहाड़ों पर घूमने आने वाली थी ना, मैंने आपको अपना एड्रेस भी भेजा था, आपका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। बताइए ना कब आ रहे हैं आप लोग घूमने? कितने दिन हो गए, आप लोगों से मिली भी नहीं हूँ मैं। देख बेटा, मिलने को तो ऐसा है, जब तू अपनी मम्मी के यहाँ आएगी तो मैं तुझसे मिल लूँगी। क्यों, क्या हुआ बुआ? आप यहाँ आइए ना, इसी बहाने पहाड़ों पर सैर भी हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, तेरी सहेली है ना अदिति, अभी कुछ दिन पहले ही मिल गई थी। मुझे बताने लगी कि बाबा तेरे ससुराल में तो दिन 2 दिन काटना भी बड़ा मुश्किल है। अरे वहाँ तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने लिए तो भैया दिल्ली ठीक है, जब मन करा बैग उठाकर मॉल की तरफ निकल लो, खाओ पियो, शॉपिंग करो और फिर वापस अपने घर को लौट आओ। और वैसे भी बेटा अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं बचा कि पहाड़ चढ़ सके हैं। बुआ जी की बात एकदम सच साबित हुई थी। शुरुआत में तो फिर भी उसके इक्का दुक्का रिश्तेदार और दोस्त उससे मिलने के लिए ससुराल आ जाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहाड़ी जीवन कितना कठिन है तो उन लोगों ने फिर से दोबारा वहां ना आने की कसम खा ली। पहाड़ों में एडजस्ट करते करते रिंकी का बुरा हाल था। अब ना तो उससे वहां की ठंड बर्दाश्त हो रही थी, ना ही इतनी ऊंचाई में वो कंफर्टेबल फील कर रही थी। पति रोहन जब भी उसे स्नो पॉइंट दिखाने के लिए ऊंचाई पर ले जाने लगता, उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण घबराहट महसूस होने लगती। रोहन, कोई बर्फ नहीं दिखनी, चलो यहाँ से, मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। थक हार कर रिंकी अपने घर आ जाती है और फिर कभी स्नो पॉइंट न जाने की कसम खा लेती है। आप ठीक कहती थी मम्मी, वैसे तो रोहन वाकई एक अच्छा लड़का है, अपनी तरफ से मुझे कंफर्टेबल फील करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन
उसमें और मुझ में बहुत अंतर है। पहाड़ों में रहने का, घूमने का मेरा शौक पूरा हो गया है। अब मुझे अपनी दिल्ली के बड़े बड़े मॉल और ऊंची ऊंची दुकान याद आने लगी है। मम्मा प्लीज़ मुझे ले जाओ ना, मुझे अपने घर वापस आना है। बेटा शादी कोई मजाक नहीं होता, जीवन भर का रिश्ता होता है। और शादी से पहले मैंने और तेरे पापा ने तुझे समझाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन उस समय तो बच्चों की तरह जिद पर अड़ी थी। तुझे अपने बेमतलब के तर्कों के आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और बेटा एक उम्र के बाद ना इंसान को अपने किए हुए की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जीवन भर माँ बाप सब कुछ नहीं संभाल सकते ना। अब तुम दिल्ली दिल्ली करना छोड़ो और अपने ससुराल में मन लगाओ। माँ की बात सुनकर रिंकी को समझ में आ जाता है कि अच्छा लगे या बुरा, अब उसे पहाड़ों में ही अपना राठौड़ परिवार में आज बड़ी खुशी का माहौल था। अरे भाई हो भी क्यों ना, उनके सबसे छोटे बेटे आकाश की शादी का मुहूर्त जो निकल गया था। अगले महीने उसकी शादी थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, तो सुनिए, अग्रवाल परिवार में ये सबसे आखिरी बहू होने वाली है, क्योंकि इनके दोनों बेटे राजीव और सुनील की शादी हो चुकी है और उनकी दोनों बेटियों की भी शादी हो चुकी थी। अब आकाश सबसे छोटा था और इसलिए ये अग्रवाल परिवार की आखिरी बहू बनने वाली थी। अरे अब तो मेरी सारी परेशानी खत्म होने वाली है, मेरे घर के आखिरी बहू जो आने वाली है। ये बात आपने 100% सच कही माँ जी। अब तो मैं और कविता भी हुक्म चला सकेंगे छोटी बहू पे। अरे आप तो चला ही सकते हो, तुम दोनों जेठानी जो ठहरी उसके। अरे वो तो इस घर में सबसे छोटी हो गई। दोनों भाई भी बड़े हैं देवर जी से, और दोनों जीजी भी बड़ी हैं। हाँ, आकाश तुम्हारे छोरे जैसा है, बिट्टू और उसमें फर्क ही कितना है, 5 साल तो छोटा है बस। हाँ जीजी, दिव्या तो आपकी बहुरानी जैसी ही हुई ना। हाँ, अब ये शादी हो जावे तुम्हारी आखिरी बहू भी आ जावेगी, फिर हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म, फिर तुम जानो और तुम बहुओं का काम। अरे माँ साहब बिल्कुल फिक्र को नहीं करो, हम देवरानी जी को अच्छे से सब सिखा देंगे, क्यों कविता? हाँ माँ साहब निश्चिंत हो जाओ, अब हम भी तो उसकी जेठानियाँ हैं, हमसे कौन ही सीखेंगी तो किससे सीखेगी। और नहीं तो क्या, अब तो बस अगले महीने की शादी का इंतजार है। राठौड़ परिवार के सारे लोग आकाश यानी कि घर के सबसे छोटे बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। हर कोई उत्सुक था घर की सबसे आखिरी बहू के आने से, लेकिन दिव्या को कहाँ पता था शादी के बाद घर में सबसे आखिरी होने की वजह से उसे क्या क्या करना पड़ेगा। अरे दिव्या, इस दाल में झोंक लगा देना, ठीक है, और साथ में रोटी भी बना देना। जी भाभी साहब। और दिव्या मैंने चावल रख दिए है, इसे भी देख लेना, और साथ में आलू की सब्जी भी बना देना। जी भाभी साहब मैं देख लेती हूँ। आजा कविता, हम बाहर का काम देख लेते हैं। जी भाभी। और एक तो सबसे छोटी हूँ तो किसी को काम के लिए ना भी नहीं कह सकती। मारा राम जी कट्ठे फंसा दिया मारे, जो देखो काम देकर चला जाता है। जब से इस घर में ब्याह हुआ है मारा, तब से काम ही कर रही हूँ बस, आगे क्या होगा मारा। अरे दिव्या, चाय बनी कि नहीं? बस मासा ला रही हूँ। चल चल छोरी, नहीं तो डांट पड़ जावेगी तने। दिव्या राठौड़ परिवार में सबसे छोटी थी, जिस वजह से हर कोई उसे काम सौंप कर चला जाता और वो किसी को मना भी नहीं कर सकती थी। काम के साथ साथ बाकी बातों में भी उसके आखिरी होने की अच्छी खासी कीमत का भुगतान कर रही थी वो। दिव्या यहाँ आना। हाँ जी भाई साहब। मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, सबको इसमें से थोड़ी थोड़ी बांटते। जी भाई साहब, अभी कटोरिया लेकर मैं आऊँ हूँ। अरे वाह, आइसक्रीम ये तो मेरी पसंद की है, मज़ा आएगा। पहले सबको दे देती हूँ, फिर जो बचेगी मैं खा लूँगी। ये सही रहेगा। दिव्या सबके लिए कटोरिया लेकर आती है, सारे घर वालों को परोसने लगती है। ये लीजिए मासा आपके लिए। हाँ हाँ लाला। ये आपकी भाई साहब, मछली भाई साहब। दिव्या ने धीरे धीरे करके सारे घर में आइसक्रीम बांट दी, लेकिन जब उसकी बारी आई तो आइसक्रीम पिघल चुकी थी। अरे हाय रे मारी फूटी किस्मत, आइसक्रीम नसीब में ना है मारे तो। कहाँ फंस गई इस घर की सबसे आखिरी बहू होकर। काश मैं भी बड़ी होती तो मैं भी हुक्म चला पाती, लेकिन अब क्या करूं। अरे दिव्या बहू कहाँ रह गई? अरे आओ मासा। दिव्या के सबसे छोटे होने का नुकसान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक तो सिर्फ उसे काम करना पड़ रहा था, लेकिन इसके नुकसान और भी थे। अरे कट्ठे रह गई सारी बहुएं। अरे आ गए मासा, क्या हुआ, कोई काम था क्या? अरे आज मैंने साड़ी वाले को बुलाया है, तीनों अपने अपने लिए साड़ी ले लो। वाह मासा,
अपने साड़ी वाले को घर पे बुलाया। आज तो मैं 2-2 साड़ियाँ लूंगी। हाँ हाँ ले लेना दिव्या बहू, तू अपनी पसंद की साड़ी ले लेना, ठीक है। जी माँ साहब, मैंने तो साड़ियों का बड़ा ही शौक है। अरे क्यों नहीं, तू इस घर की छोटी बहू है, जो पसंद आए वो ले लेना, ठीक से। अरे वाह, पहली बार सबसे छोटे होने का फायदा मिल रहा है। ये लो आ गया बनवारी। अरे आजा, बढ़िया साड़ी दिखाना हमारी बहुओं को, समझा। अरे माँ साहब बढ़िया 1 नंबर साड़ी लेकर आया हूँ मैं, देखकर दिल खुश हो जाएगा आपका। अरे चल चल, अब बात ना बना, साड़ी दिखा। सुंदर साड़ियां है ये तो बड़ी। हाँ सच में, मैंने वो वाली दिखाना, पिंक वाली। हाँ ये तो सबसे खूबसूरत साड़ी है हमारे यहाँ की, ये लीजिए बहू रानी। ये तो सच में बहुत सुंदर है। अरे वाह, क्या खूब साड़ी से, ये तो मारे ऊपर तो खूब जचेगी नहीं दिव्या। अब हाँ भाभी साहब, आप पर फुटरी लगेगी ये, सच में। है ना, तो मैं यही लूंगी मासा। हाँ हाँ ले ले, जो भी तन्ने चाहिए। छोड़ दिव्या, जाने दे। अब भाभी साहब बड़ी है, साड़ी के मना करूंगी तो सही नहीं लगेगा। मैं कोई और साड़ी पसंद कर लेती हूँ। अरे वो वाली दिखाना, हरी वाली साड़ी, गोटा वर्क वाली। अरे ये तो मारे को अच्छी लग रही थी, ये भी मछली भाभी सा ने ले ली। हाय रे मारी फूटी किस्मत। राम जी क्या कर रहे हो आप? अब वो पीली वाली साड़ी तो मैं ही लूंगी। अरे बनवारी, मैंने वो पीली वाली साड़ी दिखाना, बड़ी चौक लग रही है वो साड़ी। हाँ बस यही बाकी था। हाँ आप ले लीजिए मासा। अरे दिव्या बहू, तने तो कुछ लिया ही कौनी, क्या हुआ, साड़ी पसंद कौनी आई क्या? ना ना मासा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दिव्या, मैं थारे वास्ते पसंद कर दूं हूँ साड़ी, रुक। ये देख, नीली वाली, ये थारे पर बहुत फूटरी लगेगी। और ये तो मैंने बिल्कुल भी पसंद को नहीं आई, पर अब भाभी साहब को मना कैसे करूं? क्या हुआ दिव्या? कहीं नहीं भाभी साहब। हाँ ये सही है भाई साहब, आप मने ये साड़ी ही दे दो। हाँ देख, ये तुझ पर फूटरी लगेगी बहुत। दिव्या अब इस आखिरी बहू के किरदार से तंग आ चुकी थी, तो उसने एक युक्ति लगाई जिसने दिव्या की सारी तकलीफ को ही दूर कर दिया। अरे आइए आइए पंडित जी, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे घर पधारे हो। मासा ये बहुत ज्ञानी पंडित है, हमारे गांव में इनकी बड़ी मान्यता है। पंडित जी मैं आपको प्रणाम करूँ, आइए विराजिए। दिव्या बेटी हमारे गांव की है, इसीलिए हमारी छोरी जैसी है, इसीलिए मैं एक जरूरी सूचना देने यहाँ आया था आपको। क्या है जरूरी सूचना पंडित जी? आपके घर पर राहु का साया है बहन जी, आपको बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। राहु का साया? अरे बाप रे पंडित जी, अब हम क्या करें? हाँ पंडित जी, कोई तो उपाय होगा ना इसका, आप तो बड़े ज्ञानी लगता है पंडित जी, आप ही कोई उपाय बताइए। बहन जी राहु से लड़ने का तो बस एक ही उपाय है, और वो है इस घर की सबसे छोटी बहू को बहुत खुश रखना। उसके भाग्य से ही राहु से छुटकारा मिल सके है आपके घर को। कि घर के सबसे छोटी बहू को बहुत खुश रखना होगा? हाँ हाँ बहन जी, जितना हो सके उसे खुश रखे, ज्यादा काम न करवाए, उसे आराम दे, तोहफे दे। जितना वो खुश रहेगी उतना आप इस राहु से दूर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज से ही हम ये काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, आज से ही हम ये कार्य कर देंगे पंडित जी। अब मैं करूंगी थोड़ा सा आराम, मेरा ये आइडिया काम कर गया। थैंक यू पंडित जी मेरा ये काम करने के लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दिव्या बेटा, और कोई काम हो तो बताना, ठीक है? जी पंडित जी, आपने तो हमारी बहुत मदद कर दी, मतलब इस घर की बहुत मदद कर दी। अच्छा मैं चलूँ, नमस्कार। नमस्कार। अब देखना ये मुझे कैसे सब अपने कमरे में भेजते हैं आराम करने के लिए। अब तो मज़ा आएगा। शीला, तू अभी से यह करना शुरू कर दे, देर कौन ही होनी चाहिए इस काम में। हाँ मासा, मैं अभी फ़ोन लगाती हूँ रिया को, और तू दिव्या जल्दी से लाडू बना दे। क्या? मैं क्या करूँ, लड्डू बनाऊँ? लेकिन अभी तो पंडित जी ने कहा कि घर की छोटी बहू को खुश रखना है। हाँ तो इसीलिए तो रिया को फ़ोन लगाया है ना। रिया कौन से मासा? अरे तेने पता कौन ही कि मेरे बिट्टू की बिंदनी, मेरे बिट्टू की सगाई हो चुकी से न, तो रिया हुई ना इस घर की छोटी बहू, तो उसे तो खुश रखना पड़ेगा। इसलिए दिव्या तो एक काम कर, लाडू बना दे और मैं उसके लिए साड़ी भिजवाऊँ। क्यों मासा? हाँ हाँ, इस घर की सबसे आखिरी बहू सा रिया, उसे खुश रखेंगे तभी राहु से छुटकारा मिलेगा ना। वो शादी करके आएगी तब भी उससे ज्यादा काम को नहीं करवाएंगे, ठीक सा? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब ये रिया बनेगी इस घर की आखिरी बहू, और मारा क्या होगा? वही काम। हे हमारा राम जी।
पूर्वी शर्मा जी की इकलौती और बहुत ही लाडली बेटी थी। अब आपके मन में कहीं ये बात तो नहीं आ रही ना कि इकलौती है तो पक्का माँ बाप ने उसे बहुत लाड प्यार देकर बिगाड़ रखा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके उलट पूर्वी बहुत ही समझदार और शांत किस्म की लड़की थी। पूर्वी के अलावा शर्मा जी का एक बेटा भी था जिसका नाम था रितेश। रितेश की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद रितेश की पत्नी रक्षा भी अब शर्मा जी के घर की सदस्य बन गई थी। शादी के बाद तकरीबन 1 महीना अपने ससुराल में बिताने के बाद अब बहू रक्षा अपने मायके गई हुई थी। एक दिन सुबह के तकरीबन 11 बजे होंगे कि रक्षा के मायके का दरवाज़ा नॉक होता है। रक्षा मेन गेट खोलती है तो देखती है सामने उसकी ननद पूर्वी खड़ी हुई है। अरे पूर्वी बेटा, तुम यहाँ अचानक? आओ अंदर बेटा। आंटी जी वो क्या है ना, आपको तो पता ही है मैं आजकल जॉब की तलाश में हूँ। तो मेरी एक सहेली ने मुझे यहाँ जयपुर में जॉब के बारे में बताया था। इसी सिलसिले में जयपुर आई थी और फिर जब मैं जयपुर के लिए निकलने लगी ना तो मम्मी पापा ज़िद करने लगे कि अनजान शहर में होटल में रुकने की बजाय मैं आप लोगों के साथ ही रुक जाऊँ। और वैसे भी इस समय तो भाभी भी यहाँ आई हुई है ना तो मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल ही लगेगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। अरे तुम्हें जितने दिन रहना है आराम से रहो, हमें कोई समस्या नहीं है बेटा। हमारे लिए तो जैसे रक्षा वैसे तुम। रक्षा की माँ के प्रेम से स्वागत करने के कारण पूर्वी कुछ ही देर में वहाँ पर कंफर्टेबल हो गई थी। चलो आंटी जी तो मेरे बहाने में बड़ी आसानी से फंस गई। अब मुझे अपना सीक्रेट मिशन पूरा करना है बस। पूर्वी कहने को तो मेहमान बनकर आई थी लेकिन उसकी नज़र घर में सभी के ऊपर थी। वो तिरछी नज़रों से घर में हो रही सभी गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। चाय नाश्ते के बाद पूर्वी बेटा आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। बहुत लंबा सफ़र करके आई हो, थकान हो गई होगी ना तुम्हें। ऐसा करो थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारे लिए बढ़िया सा डिनर लगवाते हैं। अरे आंटी जी प्लीज़ आप इतनी तकलीफ़ मत करिए। अब आप इतनी फॉर्मेलिटी करेंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा इसमें फॉर्मेलिटी जैसी क्या बात है। अरे भाई तुम पहली बार हमारे घर आई हो और फिर बहन जी ने कितने अधिकार से तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजा है। हम तुम्हारी खातिरदारी में कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेंगे। और भाई बिटिया के ससुराल वालों की खातिरदारी करने का कोई रोज़ रोज़ मौका थोड़ी ना मिलता है। अरे आंटी जी आप ना मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अब अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है, बनवा लीजिए कुछ स्पेशल सा। हम भी तो देखें भाभी के मायके की रसोई में कितना स्वाद है। रक्षा की माँ पूर्वी की बात सुन के वहाँ से चली जाती है। अरे भाई मैंने तो जैसा सोचा था यहाँ पर तो सब कुछ एकदम उल्टा ही नज़र आ रहा है। भाभी का मायका तो एकदम चकाचक है, साफ़ सफाई से लेकर घर की मेंटेनेंस सब एकदम दुरुस्त है। इतना ही नहीं, मेरे घर में आते ही आंटी जी और भाभी की भाभी तो मेरी खातिरदारी में ऐसे लग गई जैसे घर पर कोई वीआईपी गेस्ट आया हो। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा डाला है भाभी के मायके वालों ने, लेकिन मुझे इतनी जल्दी इम्प्रेस होना नहीं है भाई। बात की तह तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कुछ देर आराम करने के बाद पूर्वी जब बाहर सबके साथ लिविंग रूम में आकर बैठती है तो देखती है रक्षा अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही है और उसकी भाभी और माँ दोनों दौड़ भाग के किचन में खाने की तैयारी में लगी हुई हैं। अरे भाभी आप बिना बात ही परेशान हो रही हैं। मैंने तो मना भी किया था आंटी जी को। अरे अपनी तो फैमिली जैसी बात है ना, आप लोग क्यों इतनी फॉर्मेलिटी कर रही हैं। कुछ सिंपल सा बना लेते तो मैं कुछ भी खा लेती। और वैसे भी अभी 2 घंटे पहले ही तो आपने मुझे इतना ज़बरदस्त नाश्ता करवाया है। वैसे भाभी मानना पड़ेगा आपके हाथ के पकौड़े और चाय खाकर ना मज़ा आ गया। इतना अच्छा नाश्ता मत करवाइए मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोज़ रोज़ आपको आकर परेशान करने लगूँ। अरे पूर्वी, मेहमान तो भगवान की तरह होता है भाई, और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुम्हें हमारे यहाँ का खाना इतना पसंद आया कि तुम रोज़ रोज़ यहाँ आना चाहती हो। अरे भाई हम कोई खातिरदारी करने से घबराने वाले लोग थोड़ी ना है कि घबरा जाएंगे। अपना ही घर समझो, हाँ, और जब मन करे तब आया करो। बल्कि मैं तो कहूँगी तुम्हारी जॉब अगर यहाँ लग जाए ना तो तुम हमारे साथ ही रहो। हमें ऐसा लगेगा कि रक्षा गई और तुम आ गई। हमारे लिए तो जैसे रक्षा वैसे तुम। रक्षा भाभी की भाभी तो वाकई बहुत स्वीट है। अरे यार इतना प्यार कौन करता है। मैंने उन्हें उकसाने की कितनी कोशिश की लेकिन उनके फेस से तो वो प्यारी से स्माइल जाने का नाम ही नहीं लेती। उन्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें मेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत है। पूर्वी अगले 2-3 दिन तक रक्षा के मायके में रुकती है और अपने मन की खूब अच्छे से तसल्ली करती है। जब उसे शक करने की कोई वजह नहीं मिलती तो अंत में टूट जाती है और रक्षा की माँ के पास जाती है।
माफ़ कीजिए माँ जी, आप लोगों के इतने अच्छे व्यवहार और प्रेम भाव को देखकर अब ना मुझे बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है। क्या हुआ बेटा, ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहती हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि कुछ और है। क्या बात कर रही हो बेटा? इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? वजह जानने के लिए आपको शुरू से सारी बातें समझानी होगी। 1 महीने पहले। अरे रक्षा बेटा, देखो भाई, अब तुम्हारी शादी को 10 दिन पूरे हो गए हैं और हमारी कोई 2-4 बहू तो आनी है नहीं है। तुम इकलौती बहू हो इस घर की, इसलिए अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। भाई जब तक बच्चे छोटे थे, इनकी जिम्मेदारी के कारण अपने हर शौक और खुशी को कुर्बान कर दिया मैंने। पर भैया अब तो घर की जिम्मेदारी तुम संभालो, और अब जो कुछ दिन बचे हैं ना हमारे, उसमें हम अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहते हैं। समझ रही हो ना बहू? माँ जी, लेकिन मैं अकेले इतने बड़े घर की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? अरे बेटा, बिल्कुल वैसे ही संभाल पाओगी जितने इतने सालों से हम संभाल रहे थे। और अभी तुम्हारी नई शादी है। जब नई शादी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और अपने ससुराल की जिम्मेदारी तो हर लड़की अच्छे से उठा ही लेती है। वैसे भी बेटा, घबराने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए। और फिर पूर्वी भी तो है, उसे अपनी छोटी बहन ही समझो। रक्षा की सास ने तो अपनी तरफ से नई बहू रक्षा के साथ अच्छा ही व्यवहार रखा था, लेकिन सास की बात सुनने के बाद रक्षा का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। रक्षा को अपनी सास की बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। जब से सास ने जिम्मेदारी उठाने की बात की थी, उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। शाम को अपने कमरे में, देख रहे हो तुम्हारी मम्मी से ना 10 दिन की आज़ादी भी बर्दाश्त नहीं हुई मेरी। शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम्हारी मम्मी चाहती है कि अभी से मैं घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में फंस जाऊँ। तुम ये बताओ, अगर अभी से मैं जिम्मेदारियों में बन जाऊंगी तो हम अपनी लाइफ कब एंजॉय करेंगे? अरे बाबा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मम्मी ने तुम्हें घर में कैद करके रखने की बात की हो। क्या भाई, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ लाइफ को एंजॉय नहीं किया जा सकता क्या? अब तुम्हारी बात के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी शादी के बाद नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाना चाहिए, ताकि मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, काम तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। अगर मेरी जिम्मेदारी घर से बाहर जाकर ऑफिस में काम करने की है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है घर संभालना और परिवार में सबकी देखभाल करना। तो फिर तुम अपनी ड्यूटी से पीछे क्यों हट रही हो? मैंने उम्मीद करी थी कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगे, लेकिन तुम तो मुझे महानता का पाठ पढ़ाने बैठ गए। समझ में आ गया मुझे कि तुम अपनी मम्मी के मामाज बॉय हो। बीवी के सुख दुख से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है रक्षा, मेरी बातों को गलत तरीके से मत देखो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में कोई हिटलर राज नहीं है कि मम्मी तुमसे यहाँ पर मजदूरी करवाएंगी। बस तुमसे इतनी उम्मीद कर रही है कि तुम घर और घर की जिम्मेदारियों को मन से अपना लो, और तुम एक बार शुरुआत करके तो देखो। कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे कहना। ये लो, ये बार तो खाली ही रह गया। रितेश पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा। ठीक है, अगर रितेश और इसकी फैमिली को मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही, तो मुझे भी बातें समझ में नहीं आएंगी। मेरा तो विजन एकदम क्लियर है। मुझे अभी से 3 टाइम का खाना बनाने और झाड़ू पोछा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ, और मैं वही करने वाली हूँ। जो कहता है कहता रहे, मेरी बला से। अगले दिन सुबह, बेटा 9 बज गए हैं। देखो, हमें पसंद नहीं कि हम सवेरे सवेरे बहू बेटे का दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन अब खुद ही देखो ना, बहू का ऐसे 9 बजे तक सोना अच्छा तो नहीं लगता। और रितेश, वो भी अभी तक सोकर नहीं उठा। उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? सास के इतना कहते ही पीछे से रितेश तैयार होकर माँ के पास आता है। अरे मम्मी, किसने कहा आपसे कि मैं अभी तक सोकर नहीं उठा हूँ? मैं तो कब का उठ गया और ऑफिस के लिए रेडी भी हो गया हूँ। बस अब तो आप मुझे चाय नाश्ता करा दो, ताकि मैं टाइम से ऑफिस के लिए निकल सकूँ। हाँ बेटा, चलो चाय नाश्ता कर लो। हमने तो उम्मीद करी थी कि हमने बहू को जिम्मेदारी सौंपी है, तो कम से कम सुबह उठकर 1 कप चाय तो वो आज पिला ही देगी। लेकिन यहाँ देखो, रक्षा तो 9 बजे भी सोई पड़ी है। सास के जाने के बाद, रक्षा, तुम 1 कप चाय बनाकर तो नहीं पिला पाई? कम से कम उठकर माँ की बनाई हुई चाय तो पी ही सकती हो ना। या कहो तो उसके लिए भी घर में किसी को बोल दूँ कि तुम्हें कमरे में आकर चाय दे जाए। हाँ प्लीज़, ऐसा करना, पूर्वी को बोलना मेरी चाय यहाँ रूम में दे जाए। अभी मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। इतना कहकर रक्षा एक बार फिर से बिस्तर में मुंह घुसा लेती है। हद है बेशर्मी की।
कल इस लड़की को इतना कुछ समझाया मैंने, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। ये 9 बजे तक यूं ही बिस्तर पर सो रही है। अब मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो सुबह सुबह बिना बात बहस हो जाएगी और पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। अभी तो ऑफिस के लिए निकलता हूँ, इससे बाद में बात करूँगा। आधे घंटे बाद रक्षा नहाकर बाहर हॉल में आती है। अरे पूर्वी, तुम्हारे भैया तुम्हें मेरे लिए चाय देने को बोल गए होंगे ना, तुम चाय लेकर आई नहीं? नहीं भाभी, वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी ना, तो मुझे आपके लिए चाय लाने का समय नहीं मिला। अच्छा, नाश्ता बना दिया क्या तुमने? क्या बनाया है? मसाला ओट्स। हाँ, मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है। अब ठीक है, तुमने बना दिया तो लाओ, मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। ऐसा करो, 1 कप चाय भी बना दो प्लीज़। देखो रक्षा, आज तो पूर्वी की कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए सुबह उठकर उसने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया और मैंने रितेश के टिफ़िन की तैयारी कर दी। लेकिन बेटा, कल से इन सब कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वैसे भी पूर्वी तो अभी बच्ची है, उसकी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। लेकिन तुम तो अब शादीशुदा हो ना, तुम्हें थोड़ी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए। रक्षा की सास और ननद पूर्वी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब वो घर की जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश करे और घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन रक्षा के कानों पर तो जैसे जूं नहीं रेंग रही थी। काम के समय वो भागकर अपने कमरे में चली जाती और काम खत्म होने के बाद ही कमरे से बाहर आती। इतना ही नहीं, कई बार तो बेशर्मी में पूर्वी और उसकी माँ काम के लिए उसे बुलाने उसके कमरे तक पहुँच जाते, लेकिन तब भी वो कमरे से बाहर नहीं आती। वो किसी भी हाल में किसी भी काम में हाथ बटाने को तैयार नहीं होती थी। कुछ दिन तो पूर्वी और उसकी सास उसके कमरे की साफ सफाई करते रहते हैं, लेकिन बाद में थक कर उन्होंने भी अब पूर्वी के कमरे की साफ सफाई करनी बंद कर दी। 1 महीने के बाद। देख रही है पूर्वी तू, अरे इसकी गोरी चमड़ी पर फिदा होकर ब्याह करके ले आए थे हम इसे। हमें तो यही लगा था ना कि अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, हमारे घर में आएगी तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि मेरे अच्छे खासे घर को कबाड़ खाना बना देगी। और बात ये नहीं बेटा कि काम हमें करना पड़ रहा है। अरे अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत है, आज तो मैं काम कर ही रही हूँ। लेकिन अगर इसका यही रवैया रहा ना, तो आज तो क्या, आने वाले समय में भी ये किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। इसका मन ही नहीं है बेटा किसी भी काम को हाथ लगाने का। मुझे तो लगता है इसके संस्कारों की कमी है। इसके माँ बाप ने इसे हाथ पैर हिलाना सिखाया ही नहीं। इसकी माँ ने अगर इसे थोड़ी सी भी शिक्षा दी होती ना, तो आज इसकी हरकतें ऐसी ना होती। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर करूँ तो क्या करूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप भाभी की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान हैं। कल भाभी के मायके जाने के बाद मैं भी उनके कमरे में गई थी। उनके कमरे की हालत देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। पूरा कमरा कचरे का डब्बा बन गया है। अरे इतना ही नहीं, चाय और कॉफ़ी पीकर कब तक रखने के लिए किचन में नहीं गई। कम से कम 5 कप उनके कमरे में अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अपने पहने हुए कपड़े तक धोती है कि नहीं, या फिर ऐसे ही रोल बनाकर अलमारी में भर रखे हैं। लेकिन फिर भी मम्मी, ऐसी ही भाभी के मम्मी पापा को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर भाभी इतनी आलसी और कामचोर क्यों है। मैं ऐसा करती हूँ, भाभी के मायके जाती हूँ और वहाँ जाकर पता लगाती हूँ कि क्या सिर्फ भाभी इतनी कामचोर है या फिर उनके घर में सबका रवैया ऐसा है। इसके बाद आप लोगों के परिवार का रहन सहन और व्यवहार देखने के लिए मैं यहाँ पर बहाने से आ गई। यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि रक्षा भाभी तो पूरा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहती है, जबकि आप और भाभी जी तो पूरा दिन घर के कामों में बिजी रहते हैं। हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाता था तो रक्षा भाभी किसी को 1 कप चाय तक बनाकर देने को तैयार नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने तो मेरे आने पर मेरी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंजलि भाभी तो इतनी प्यारी है कि उनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बस मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से, जब आपके परिवार में सब लोग इतने अच्छे हैं तो रक्षा भाभी के अंदर आप लोगों का एक भी गुण क्यों नहीं है? माफ़ी चाहते हैं बेटा, हमारी बेटी की वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी नालायक बेटी ने ससुराल में जाकर ऐसे कारनामे किए होंगे। अगर मुझे थोड़ा सा भी आभास होता ना, तो मैं इसके कान खींच के कब का इसे सुधार चुकी होती। तुम चिंता मत करो बेटा। देखो, जिस दिन से यहाँ आई है ना रक्षा, वो बस आराम ही कर रही है। और हम भी उसे ये सोचकर आराम करने दे रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, ससुराल में तो काम करती ही होगी, अगर यहाँ 2-4 दिन आराम कर भी लेगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ससुराल में भी ऐसी निकम्मों वाली हरकतें कर रही है। मेरी तरफ से समधन जी को एक मैसेज दे देना बेटा। उनसे कहना कि उनकी बिगड़ी हुई गाड़ी को डेंट पेंट करके और इंजन की मरम्मत करके 15 दिन में मैं वापस छोड़कर जाऊंगी। और इन 15 दिन में ये धक्का मार मार कर चलने वाली गाड़ी ना भागना सीख जाएगी। रक्षा की ननद पूर्वी अपने घर वापस लौट गई थी,
लेकिन अब रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। क्या बात है बेटा, हमें तो पता ही नहीं था हमारी राजकुमारी ससुराल में जाकर हमारा इतना नाम रोशन कर रही है। अगर पता होता तो हम तेरी स्पेशल वाली खातिरदारी करते ना। चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब पता चल गया ना, अब हम तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहू ज़रा इधर तो आना। जी माँ जी। देख बेटा, 15 दिन का टाइम है तेरे पास। 15 दिन के अंदर इस रक्षा को ठोक बजाकर बिल्कुल फर्राटे से चलने वाली गाड़ी बना दे। पूरी जिम्मेदारी तेरी है। सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम A to Z रक्षा ही करेगी। खबरदार, जो तूने एक भी काम में हाथ लगाया, इसके कामों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी तेरी। ये थोड़ी सी भी ढीली पड़े तो तू आकर मुझे बताएगी। ठीक है माँ जी। अगले 15 दिन तक रक्षा की माँ और भाभी ने मिलकर उससे इतना काम कराया था कि अब तो सोते हुए भी उसे घर के काम ही नजर आते थे। मायके के काम से घबराकर 15वें दिन रक्षा ससुराल जाने की इच्छा जता देती है और अब ससुराल में काम चोरी न करने की कसम खा लेती है।